हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। लव स्टोरी का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे इन पर डाउट हुआ था कि ये मुझे किसी और के लिए ना मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं उनके पास से निकल गई थी घर के लिए और अपने और रास्ते में कोई जा रहा था और उसके फ़ोन पे वो स्पीकर पे बात करते हुए जा रहा था, तो मैंने इनकी आवाज़ सुन ली थी। आवाज़ सुन के मुझे ये लगा कि ये मुझे चीट कर रही हैं। मैं इनके लिए इतना सब कुछ स्ट्रगल कर रही हूँ और सब कुछ फेस कर रही हूँ, अपने मम्मी पापा से झूठ बोल रही हूँ और ये मुझे धोखा दे रही है। तो मैं तो उनसे फ़ोन छीनने लग गई उस बंदे से कि दिखाओ कौन है, फ़ोन पे मेरी बात कराओ। तो उसने इन्होंने फ़ोन काट दिया और उधर वो भी अपना उसका फ़ोन साइड से लॉक कर दिया, मुझे दिखाया ही नहीं। फिर मैं गुस्से में ना फिर इनको फ़ोन करने लग गई थी, तो ये फ़ोन ना अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दी। उसके बाद मेरा तो बहुत लेट हो चुकी थी घर जाने के लिए, तो मैं घर चली गई, इनके पास वापस नहीं आई। और मैंने उनको मैसेज किया, तुम धोखेबाज हो, तुम्हारे पे भरोसा करने वाला नहीं, मुझे पता फ़ोन पे तुम थी और तुम मुझे धोखा दे रही हो। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, भूल जाओ मेरे को, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। तो और जबकि गाइज मैंने इसका बर्थडे प्लान किया था उस बंदे के साथ मिलके। मैंने कहा कि इसका पीहू का बर्थडे 31 मई को आता है, तो मैंने इसका बर्थडे प्लान किया था और इसने बहुत ज़्यादा ही गलत समझ लिया। इसने ना आगे देखा ना पीछे देखा, ना मुझसे पूछने की ज़रूरत समझा ना कुछ। इसने अपनी मतलब क्लियर कर दिया कि हाँ ये मेरे ऊपर पूरा शक में आ चुकी थी। इसको लगा था मैं इसको धोखा दे रही हूँ। हाँ, तो कोई ऐसे फ़ोन काट देगा। आप सोचो, आप किसी को बहुत प्यार करते हो और वो आपसे दूर है और आप निकले नहीं कि उसकी आवाज़ किसी और के फ़ोन पे आप सुन रहे हो, तो और वो एकदम से फ़ोन काट दे तो शक तो होगा ना। तो मुझे भी शक हुआ था कि भाई कुछ गलत है और मेरे से झूठ बोला जा रहा है, मेरे को चीट किया जा रहा है। भाई तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने तो के लिए वो मैंने तो कितनी बात की तैयारियां बात की है। थी, पता भी है तुझे? वो तो बात की बात है। तो फिर उसके बाद ना ये मेरे को मिलने के लिए मतलब मेरे पास फ़ोन करें, तो मैंने तो इनको ब्लॉक कर दिया था, मैसेज खूब लंबा लंबा मैसेज करके कि धोखेबाज हो ये वो मतलब। और फिर उसके बाद ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने अपनी मम्मी वाले नंबर पर भी कर दिया, मुझे पता था कि ये मेरी मम्मी के नंबर पे कर सकती हैं, मम्मी के नंबर पे ब्लॉक कर दिया। फिर ये अगले दिन ना अपने भाई से, बड़े वाले भाई से बार बार कॉल करवा रही थी, तो मैंने उनका फ़ोन उठा लिया। बोली क्या बात है, ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की, उसकी अगर तरफदारी करनी है तो मेरे पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हो गया तुम दोनों के बीच, क्यों झगड़ा हो गया? बोले कि कुछ भी हुआ है, तुम्हारी बहन धोखेबाज है, मुझे उससे बात नहीं करना, अगर उसके बारे में बात करना तो फ़ोन रख दो। तो कह रहे नहीं नहीं उसके बारे में बात नहीं करना, तुम इधर आओ कि इनके कमरे पे ही आओ और मैं बात करता हूँ तुमसे, क्या हुआ, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। बोले नहीं मैं नहीं आऊँगी, वो वहाँ पे होगी, मैं नहीं आऊँगी, मुझे उसके सामने ही नहीं आना है। तो कह रहे कि वो इनके साथ मिले हुए थे, ये फ़ोन करवा रखी थी, तो वो मेरे को बुलाए। अब गाइस जब ये मेरी सुनने को भी तैयार नहीं थी, समझने को भी तैयार नहीं थी, और उस टाइम मैं इसको बताना भी नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात ये थी, सरप्राइज तो सरप्राइज के हिसाब से दिया जाता है, तो उस टाइम मैं इसको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ही सरप्राइज बन के रह जाऊंगी। कंटिन्यू। तो तो फिर जब वो मेरे को कह रहे नहीं तुम आओ एक बार, तुमसे मैं बात करता हूँ कि क्या हुआ। वो भी इस तरीके से घर पे मतलब रो धो रही है और खा पी भी नहीं रही है, क्या हुआ तुम, वो नहीं है, वो बाहर कहीं चली गई है रोते रोते, तुम आओ मैं तुमसे बात करता हूँ कि क्या बात है। तो फिर मैं तो भाई मैं ठीक है आ रही हूँ। तो आई ना, तो वो तो निकल गए बाहर, वो कमरे से निकल गए बाहर और ये थी कमरे में कोने में बैठी हुई। मैंने इनको नज़र इन पे पहले नहीं पड़ी थी। तो जैसी मैं आई तो वो मेरे को बोले एक सेकंड रुको बोल के और बाहर चले गए, बाहर से कुंडी लगा दिया और ये एकदम से मैंने कहा था गाइस उसको ताला और लगा देना ताकि ये बाहर भागने की कोशिश न करे। ये उठी और ये भी मतलब फिर मेरे से बात करें कि गले लग रही कि मान जा, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत सोच रही है, तू बैठ मेरे पास तभी तो मैं बताऊंगी कि बात क्या है, मैं तुझे कोई चीट नहीं कर रही, कोई धोखा नहीं दे रही। और मौली नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना, तुम हटो यहाँ से, मुझे जाने दो वरना मैं अपने सिर फोड़ लूँगी। मैं इनको कह रही मैं दीवार में सिर फोड़ लूँगी वरना मेरे को जाने दो। ये कह रही नहीं प्लीज़ मान जा, तू मुझे समझाने का मौका तो दे मुझे। तो मौली नहीं तुम बस मुझे छोड़ो और ये गेट खुलवाओ अभी। क्या भाई, तो गेट तो बाहर से बंद, खुल ही नहीं पा रहा था। तो फिर उसके बाद मैं मान नहीं रही थी, तो मैंने इसको रोकने की बहुत कोशिश की, ये नहीं मान रही थी। तो मुझे पता था अगर मैं अपने आप को चोट दूंगी तो जाहिर सी बात है ये रुकेगी। मैंने ये चीज देखा था इसके अंदर, क्योंकि ये था कि मुझे कभी तकलीफ में नहीं देख सकती थी ये। और जो इंसान मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता वो मुझे सामने से कैसे तकलीफ देते देखेगा।
इसलिए मैंने उस टाइम मेरे घर में टाइल्स पड़ी हुई थी कुछ, टाइल्स ही तो उस टाइम घर में काम चल रहा था, तो काफी सारी टाइलें थी। तो मैं इसको बार बार मना रही है, अगली मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अरे भाई, धोखा तो तब दूंगी कि जब मुझे लगेगा कि हाँ ऐसी कोई बात है। जब धोखा देने वाली कोई बात ही नहीं थी, एक सरप्राइज तो सरप्राइज की तरह देना था मुझे इसको, लेकिन ये समझने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। उठाई मैंने सारी टाइल्स और दे दनादन अपने सिर पे मार ली। मैंने कहा या तो तू मेरी बात मान जाएगी या तो तू मुझे हॉस्पिटल में देखेगी। तो मैंने उस टाइम इसको इतना ज्यादा मतलब परेशान देखा। ये टाइल अपने सिर पे फोड़ी जा रही और मैं शांति से, मार ले तू, तुझे जो करना है तू कर ले, मुझे तूने धोखा दिया तो मुझे रहना नहीं है, मुझे जाना है, तू मार ले अपने सिर पे जितना। इन्होंने कम से कम कई सारी टाइल अपने सिर पे मार ली। फिर टाइल मार ली मैंने, कुछ भी नहीं। फिर ये एक शीशा रखा हुआ था, इतना बड़ा सा शीशा था, तो उन्होंने ये शीशा उठाया अपने सिर पे मार लिया। इतना बड़ा नहीं था, काफी बड़ा शीशा था वो। बड़ा शीशा था, उन्होंने कस के सिर पे मार लिया। फिर मुझे डर लगे कि कांच वाच कहीं चुप गया हो। बोली क्या आवाज इधर दिखाओ, क्या फालतू की नौटंकी कर रही हो, मेरे को जाने दो, एक तो धोखा दे रही हो, ऊपर से ये सब करके दिखा रही हो, जाने दो, हटो। फिर मतलब ना उसके बाद फिर मैं मान गई थी। तो थोड़ी देर ऐसी हमारे बीच बहस होती रही, फिर मैं मान गई। तो उस दिन तो फिर कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर चली गई थी। फिर जबकि मुझे भरोसा नहीं था कि ये दोबारा आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इसने तो मुझे गलत साबित ही कर दिया था। बहुत मुश्किल से मैं इसको मना पाई थी उस टाइम। मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये मानेगी नहीं मानेगी, क्योंकि ये जिद्दी बहुत थी उस टाइम। और जो इंसान जिद्दी होता है उसको मना पाना, आप लोग भी अगर कोई आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा तो आप लोग भी चीज को फेस की होगी आपने, कि कोई भी चीज हम एक्सप्लेन करना चाहे सामने वाला सुनता नहीं है हमारी। वो कब सुनता है, जब उसको लगता है कि हाँ ये चीज हद से ज्यादा बिगड़ गई है, तब वो सुनता है। अब उस टाइम अगर मैं अपना सर ना फाड़ती ना, तो शायद ये इसको यकीन ना होता कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। अब उस टाइम भाई ये समझती तब जब मैं इसको समझा पाती, क्योंकि मैं अभी नहीं समझा पा रही थी। अभी इसने तो खुद ही गलत समझ लिया मुझे। मुझे उस टाइम सही में लगा था कि मेरे को धोखा दे रही है। तो मैं क्या भाई, एकदम से कोई अगर इस तरीके से करेगा, आप उसकी आवाज़ सुन लियो, आप पहचान लियो कि हाँ वही है फ़ोन पे, आप फ़ोन ले रहे हो और फ़ोन सामने वाला काट दे, इधर से वो जिसके हाथ में फ़ोन है वो साइड से लॉक कर दिया, तो भाई सब तो होना बनता। मुझे भी हुआ था, इसमें कोई नॉर्मल सी बात है। अगर मैं करती ना तो तुम्हें भी शक होता कि हाँ तो यार बातों की पहलू को भी तो समझना चाहिए। उस टाइम मेरा गुस्सा होना जायज़ था। ओहो, और क्या, मेरा चलो मान लिया भाई जायज़ था। चलो वो कहते हैं ना कि लड़कियों का सिद्ध अधिकार है वो, क्या मतलब जो भी सिद्ध अधिकार बोलते हैं ना, लड़ना, तो वो आपका सिद्ध अधिकार है मुझसे लड़ने का, वो लड़ सकते हो। लेकिन यार कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि मैं लॉयल हूँ। क्या किसी को भी डाउट हो जाएगा, कोई ऐसे करेगा, अभी भी करोगे ना तो अभी भी मेरे को यही होएगा कि हाँ तुम मुझे धोखा दे रही हो, मैं तो गाइस 8-10 साल ये बिता चुकी है मेरे साथ, इसको आज भी भरोसा नहीं है। सच बताऊं तो इसको आज भी लगता है कि मैं इसको धोखा दे दूंगी। आपको क्या लगता है, मेरी भोली शकल को देख के आपको क्या लगता है मैं इसको धोखा दे सकती हूँ? 8 सालों में नहीं दिया मैंने। आज मैं किसी और की फोटो दिखा रही थी, कह रही थी कि तुम तो अच्छे से रहती ही नहीं हो, तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं हो। ये देखो बस मैं एक लड़की दिखी मुझे, कितनी अच्छी है, कितने संस्कारों वाली है, मासूमियत थी उसके फेस पे, ऐसे ऐसे मेरे को कह रही थी। ये धोखेबाज एक नंबर की इसकी फोटो दिखा रही थी मेरे को फालतू में। गाइस इसको नहीं छेड़ूंगी तो किसको छेड़ूंगी फिर? बस मजाक था वो, मजाक था। दिल तो कहीं भी फिसल जाता है, ऐसा अच्छा ऐसा इंसान है, ऐसे ही यूं ही फिसल जाता है। इसको मैं बाद में टॉर्चर करूँगी, मैं आपको बताती। फिर उसके बाद ना मैं अपने घर आ गई थी। फिर उसके बाद अगले दिन ना मैं ऑफिस जा रही थी, बारिश हो रहा था, तो ये मेरे को कह रही हैं कि नहीं तुम कल तो इतने मुश्किल से तुम मानी, फिर बात भी नहीं करी, तुरंत चली गई, तुम अभी यहाँ पे आओ। तो मौली अब तो मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, अब नहीं आऊँगी। कि नहीं तुम आओ, तो मतलब ये खूब जिद कर रही कि मैं आ जाऊँ इनके पास में। और मौली नहीं मैं अभी नहीं आऊँगी, शाम को अगर मैं छुट्टी करी तो चाहे जो आऊँ, अभी नहीं आऊँगी, अभी मुझे जाने दो। तो
मैं उस टाइम तो अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अब इन्होंने इधर ड्रामा उठा दिया, भाई मेरे से मिलने नहीं आई, मेरे को मैसेज कर रही, मैं मर जाऊंगी, मैं अपना क्या हाथ काट लूँगी, मर जाऊंगी, तो अब दोबारा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे बहुत टॉर्चर कर दिया था उस टाइम पे। तो फिर मैं शाम को आ गई गुस्से में, सीधा यहीं आई इनके घर पे ही। हम बोले कि ठीक है तुम इस तरीके से कर रही हो ना, अब मैं अपने घर नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी, तुम्हारे पास तुम्हारी छाती पे मूँग डालूंगी, अब मेरे को जाना ही नहीं है, बहुत तुमने ड्रामे कर लिए, अब बस आज से यहीं रहना है मुझे। अब मैं अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं जाऊंगी, फ़ोन करके उनको बोल दूंगी नहीं आ रही मैं। तो अब इनको तो लग गया कि हाँ ये अब हो गई, गुस्सा हो गई है, अब ये फिर जिद कर रही है, अब मानेगी नहीं। और उस टाइम भी इनका कुछ ऐसा सा प्लान था नहीं, तो ये मुझे कह रही कि एक मान जा, गुस्सा मत कर। तो इस तरीके से करती है, मुझे गुस्सा दिलाती है, जब भी तुम तेरे से ऐसे बोलती हूँ, तो अभी ना शांत हो जा, तेरा टाइम हो रहा है तो घर चली जा। बोले मैं नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी। तो इन्होंने मेरे मम्मी के पास में फ़ोन कर दिया, देखो इस इंसान के लिए मैं ऐसे कह रही हूँ कि ठीक है अब नहीं जाऊँगी, और ये मेरी मम्मी के पास फ़ोन कर दी कि आपकी लड़की ना यहाँ पे आ रखी है और जा नहीं रही है। मेरी मम्मी और मेरा भाई आ गया यहाँ पे। तो मम्मी कह रही चल चल, मैं बोली नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, अभी इन्हीं के पास, अब नहीं आऊँगी घर, अब तुम मेरे को भूल जाओ। तो मम्मी फिर ना बहुत देर तक मेरे को मनाती नहीं, मैं मानी नहीं, तो मम्मी चली गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पापा आए थे मेरे। तो पापा कह रहे क्या ड्रामे कर रही है तू, फिर इसके चक्कर में तू पागल हो रही है, और ये सब छोड़ चल घर यहाँ पे, नहीं तो दोबारा उस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। बोली ठीक है मैं नहीं आऊँगी, जाओ आप लोग यहाँ से, मैं यहीं रहूँगी, अब चाहे जो भी हो रहा, चाहे जीऊँ चाहे मरूँ, अब यहीं रहूँगी, आप लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है, और चाहे मैं मर जाऊँ देखने भी मत आना। बस मैं उनको बोल करके भेज दी। फिर मैं इनके पास रहे थे ना, तो मेरा बन नहीं रहा था इनसे। उस टाइम हमारा पता नहीं क्यों बहुत झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा। लॉकडाउन के टाइम की बात है ना, लॉकडाउन लगने से एक महीना पहले आई थी शायद मैं। लॉकडाउन नवरात्रे चल रहे थे तब मैं आई थी। तो फिर मैं तो ऑफिस चली गई थी। नवरात्रों का सामान इन्होंने बड़ी खुशी से लाई थी, पूजा वूजा सब कर रही थी, चौकी बिठा रखी थी, पर इनसे मेरी बनती नहीं थी बिल्कुल भी। तो नवरात्रे तो जैसे मैंने ख़त्म कर लिया था। लॉकडाउन के भी साथ, लॉकडाउन में थी ना मैं आपके पास में, 1-2 महीने रही थी। लॉकडाउन तो 22 तारीख को लगा था ना, 21-22 में। हाँ, तो मैं लॉकडाउन में 1-2 महीना शायद रही थी इनके पास। फिर ना बनती नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत झगड़ा होता था। जो सोचा था ना कि हाँ चलो ठीक है मैं दूर हूँ तो मैं इसलिए ऐसे करती है, मैं पास आ जाऊँगी, साथ में रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन ना बिल्कुल भी बन ही नहीं रहा था, झगड़ा जरा सी बात पे हो जा रहा था। तो फिर मैं मैं अपने घर पे चली गई थी वापस से। तो वहाँ पे थी तो मेरी मम्मी बोली चल ठीक है, जो हुआ ठीक है, भूल जा इस चीज़ को, हम भी किसी को नहीं बोलेंगे, हमारी भी तू चली गई, हमारी भी बदनामी होएगी, तो उस लड़की को भूल जा और जाना नहीं, यहीं रहना। तो मम्मी पापा उस टाइम ना फिर मेरे को वहाँ पे रोक लिए थे, पर फिर इनको ड्रामे शुरू हो गए। फिर ये आजा कर फ़ोन में मम्मी पापा के रात भर फ़ोन करती नहीं करती, सब परेशान। फिर उसके बाद ये अगले दिन मेरे घर पे सीधे आ गई। पापा के जब ये ड्रामा देखे ना कि भाई बार एक तो ये बार ही जा रही है, वापस आ रही है, और फिर फ़ोन इस तरीके से कर रहे हैं, ये इधर रोना मचा रही है, उधर से वो बार ही फ़ोन कर रही है। तो मेरे पापा उस दिन ऑफिस नहीं गए थे, ये घर पे आ गई और मेरे पापा के सामने मेरा हाथ पकड़ करके मेरे को बाहर लेकर के गई। जब इसके पापा ने कहा क्या तू इसी के साथ रहना चाहती है, क्योंकि उस टाइम ये गुस्से में थी, क्योंकि गाइस ये ना प्यार करती थी लेकिन कभी दिखाती नहीं थी। कभी दिखाती भी ना तो ऐसे दिखाती थी कि हाँ जब आपके पास है तो ये आपकी बन के रहती है, और जब अपने घर चली जाती ना तो ये गिरगिट जैसे नहीं होता, रंग बदल लेता है, उस टाइप से ये रंग बदलती थी। अपनी गलती ये कहीं नहीं बताती है, सारी मेरी गलती बताती है। आप लोग मुझे कमेंट करके गालियां देते हो, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी, ये चीज मैं खुद भी एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे अंदर हिम्मत थी इन सब चीजों से लड़ने की। लेकिन ये उस चीज को करती भी और उस चीज को इग्नोर भी कर देती कि नहीं मैं नहीं जानती। ये मुझे ऐसा कई बार कर चुकी थी कि हाँ जैसे मैं जान के भी अनजान हो जाता है ना इंसान, उस तरीके से करती थी। अब मैं इसके घर नहीं जाती, ये मुझे ऐसी ऐसी बातें बोल देती थी कि जिससे ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा लगता था नहीं अब ये मुझसे दूर हो जाएगी, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे इससे मिलना पड़ेगा, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। अब जब मेरा ये फोन नहीं उठाती तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तब मैं इसके घर पे गई थी, मैंने कहा एक बार देखती हूँ क्या बात है, आज जो होना होगा आज फाइनल कर लेंगे। मैंने ये सोच के मैं अपने घर से मैं इसके घर पे गई थी। तो इसके पापा मतलब बैठे हुए थे, इसकी मम्मी भी अपना खाना और लंच वगैरह तैयार कर रही थी। तो मैं पहुंची, मैंने कहा क्या बात है मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है तू? तो कह रही कि नहीं उठाऊंगी, क्या करोगे? मैंने कहा कि
ये ऐसा कब तक चलता रहेगा, तू सबको मतलब उस टाइम तक हमारे 4-5 साल रिलेशनशिप के बीत चुके थे गाइस, कम नहीं था, 4-5 साल कम नहीं होता, मैंने इसके साथ रिलेशनशिप में थी और 4-5 सालों में भी ये मुझे समझ नहीं पाई थी, क्योंकि समझती थी, समझ के भी नहीं समझना चाहती थी, ये पता नहीं किस चीज के लिए डरती थी, मैं खुद भी नहीं समझ पाई। लेकिन जब इसके पापा कहने लगे तू यहाँ किस लिए आई है, मैंने कहा मुझे पीहू से बात करनी है। कह रहे क्या बात करनी है, बता, मेरे आगे बात कर। मैंने कहा मैं इससे अकेले में बात करना चाहती हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं इससे एक बार बात कर लेती हूँ, चाहती क्या है नहीं चाहती है। तो कह रहे नहीं, मेरे आगे बात कर, तुझे जो करना है। तो मैंने इनके पापा से कही कि मैं इसको अपने साथ रखना चाहती हूँ अब हमेशा के लिए। तो इसके पापा कह रहे तू मेरी बेटी को कैसे ले जा सकती है मुझसे बगैर पूछे। मैंने कहा मैं ले के, इन्होंने कहा मेरी बीवी है, मेरे साथ रहेगी, हाँ नहीं रहेगी। हाँ। और हाथ पकड़ के और बाहर निकालने लग गए थे। तो मेरे पापा मेरे से उस टाइम पूछे थे, अब ये तो तेरे को बीवी कह रही है, मतलब ये तेरा पति है, तो इससे शादी कर रखी है। तो मैंने बोला कि हाँ ये मेरे पति तो है, ये बात तो हकीकत है। तो पापा कह रहे क्योंकि शादी हमने गाइस बहुत बुरे हालातों में की थी एक दूसरे के साथ में, क्योंकि उस समय हालात, और उस चीज को ये भी जानती है कि हमने किस हालातों में की थी, क्योंकि हमारा उस टाइम कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। एक गौरी शंकर का मंदिर था जहाँ मतलब मैं इसको ले गई, मैंने कहा चल आज अगर मतलब तब हमारी अच्छी बनती थी, मैंने इसको कहा था चल आज जो होना है, अगर तुझे मुझ में जरा भी इंटरेस्ट है, तुझे लगता है कि हाँ मेरे साथ रहना है, तो चल आज शादी करते हैं। तो मैंने वहाँ के पंडित से बात करी थी, तो मैंने एक मंगलसूत्र लेके गई थी और मैं सिंदूर लेके गई थी। तो उस दिन से मैंने हमेशा इसको अपना मान लिया था, ये नहीं समझती थी कि मैं रिलेशनशिप में है, आज 1 साल हो गया 2 साल हो गया, उस दिन से मैंने इसको अपना मान लिया था कि ये मेरी है, मेरी ही रहेगी हमेशा। तो अभी वो चीज़ें तो इसके घर वालों को पता नहीं थी उस टाइम, और उस टाइम इसके पापा ने यही सवाल मुझसे किया, तो मैं तो जवाब देने में थोड़ा घबरा रही थी कि पता नहीं कैसे क्या सोचेंगे कि एक लड़की से ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं उस टाइम तैयार नहीं थी, मतलब उनके सवालों का जवाब देने के लिए मैं रेडी नहीं थी पूरी तरह। और उस टाइम मेरा इससे झगड़ा था, इसको मनाना ज़रूरी था, तो इसको मनाने के चक्कर में मैं इसके पापा से मेरा हो गया झगड़ा उसी टाइम। मैंने कहा अंकल आप तो इसको जो भी है मतलब पाले हो पोसे हो, जैसे भी इसको बड़ा किया आपने, आपका अधिकार जहाँ तक था आपने किया, अब आगे मैंने भी इससे कुछ वादे किए हैं, कुछ मैंने भी इसको कहा है, वो चीज़ मुझे भी करना है। और उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसलिए नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं ये आप लोगों से डरती है, कहीं ना कहीं समाज से भी डरती है, कहीं ना कहीं ये खुद से भी डरती थी। सबसे बड़ी बात इसकी, खुद से भी डरती थी, ये कभी खुल के नहीं बोल पाती थी। तो इसके पापा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़की से कैसे शादी कर सकती है। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती है। उस टाइम पापा बहुत गुस्सा हुए थे। फिर मेरे से जब गुस्से में फिर मेरे से पूछा तू लास्ट बता तेरे को इसके हाँ। साथ रहना, हमारे साथ रहना। तो फिर मैंने बोला नहीं, मेरे को इनके साथ में ही जाना है। तो फिर कह रहे अगर तू आज इसके साथ निकल गई ना, तो तू दोबारा कभी भी मुड़ के इस घर में मत आइयो, तू हमारे लिए मर गई आज से। फिर अगर हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी थी, तो मैंने कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसको मेरे साथ रहना ही है। तो फिर अब बस बहुत हो गया है, वही चीजें हमने स्टॉप करने की कोशिश करी है। और वहीं से मैंने इसको कहा था चल आज, मैंने इसके पापा के आगे इसका हाथ पकड़ा था, हाथ पकड़ के ले आई थी। मैंने कहा चलो आज से आप मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी जिंदगी हो, और मेरी जिंदगी की हर पहलू में आपका अधिकार सबसे पहला होगा। मैंने इसको ये चीज बोली थी, और आज तक मैंने इसको पहला ही अधिकार दिया है। मेरी फैमिली में कुछ भी होता है या कुछ भी होता है, रिस्पेक्ट की बात आए तो भी मैं इसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ। देती तो है, ये चीज ये तो खुद है। बताएगी। सबसे पहले मेरे को रखती है, चाहे कोई भी हो। अगर कोई कुछ बोल भी रहा हो ना, तो ये मेरा साइड लेती है, उस टाइम पे मेरे लिए बोलती हैं। ये तो है, इन्होंने आज तक मुझे बहुत ही हर जगह रिस्पेक्ट दिया है। और फिर उसके बाद ना जब हम वहाँ से आ गए थे, तो फिर जब से अभी तक हम साथ में ही हैं। हाँ। जब से अभी तक साथ में, तो फिर अब आ तो गए। और फिर उस टाइम ना लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में तो मतलब जैसे हमारे पास जो पैसे थे उस टाइम पे, तो उस पैसे से हमारा कुछ टाइम तो खर्चा चल गया था। पहला लॉकडाउन तो बहुत अच्छा गया था, पहले लॉकडाउन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारे पास पैसे थे। फिर सेकंड लॉकडाउन में ना हम अब ये सोचे कि हमारे पास तो पैसे ख़त्म होने लग रहे हैं, अब करें क्या। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेंगे। साथ तो आ गए, लेकिन साथ रहने के लिए सिर्फ प्यार तो ज़रूरी है नहीं, पैसा ज़रूरी, और पैसा भी चाहिए। तो क्या करें मतलब कभी मतलब ये बाहर उस तरीके से ना ज़्यादा काम वाम कहीं करी नहीं थी, एक जगह कर रही थी। तो
वहाँ से इन्होंने काम छोड़ चुकी थी। तो उनका भाई रहता था सोनू, तो उसने हमें सजेस्ट किया ना कि तुम्हारे पास जो भी अभी 40-50 हज़ार रुपये हैं, तुम ना अपना किराने की दुकान खोलो। और ज़्यादा कुछ नहीं, उस टाइम हमारे पास फ्रिज था, तो फ्रिज उन्होंने बोला कि बच्चों की चीज़ें होती है ना, वो उससे स्टार्ट करना। तो दुकान तो हम देख ही आए थे, तो फिर जो अकाउंट में पैसा था वो निकाल के और फ्रिज व्रिज सब मतलब दुकान में रख के आए थे। और ये और इनके भाई चले गए सामान लेने के लिए। सामान ले आए तो सामान वामान सब कुछ लगा लिया। दुकान हमारी मतलब नई दुकान थी, लॉकडाउन का सेकंड लॉकडाउन का टाइम था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उतना अच्छा दुकान चलता भी नहीं था, क्योंकि सामने एक और जमी जमाई किराने की दुकान थी और हमने ये गलती कर दी, हमने एक जमी जमाई किराने की दुकान के सामने ले ली। और बच्चों की और इनके मन में भी हो गया ना कि किराने की दुकान उनकी चल रही है तो शायद मेरी भी चले। तो धीरे धीरे ये गलती कर दी ना कि एक तो नए बिजनेस में ये क्या करने लग गई, लोगों को उधार देने लग गई। मैं उस टाइम पे इनको बोलती थी कि उधार मत करो। मैं उस टाइम पे इनको 1000 बारी बोली कि नया बिजनेस है, उधार मत करो जब तक कस्टमर नहीं बनते। और ये क्या करने लगे, नहीं ठीक है उधार नहीं देंगे तो कस्टमर कैसे बनेंगे। और जो उधार लेके जाता था ना, वो कभी वापस आता ही नहीं था। मतलब हमारा बिजनेस बिल्कुल घाटे में जाने लग गया। और ये मतलब सामने वाले को देख करके इनके मन में हो गया कि मैं भी किराने की दुकान करूं। ये क्या करी किराने की दुकान ना, किराने की दुकान वो सारा चीज़ हटा करके जो भी था कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह, वो सब जो जैसे जैसे चीज़ें खाली होती गई, जो पैसे आते गए ना, तो ये क्या कहते हैं, फिर कि राशन की चीज़ें भरने लग गई, चावल आटा ये सब कि मतलब जो भी राशन की चीज़ें होती है, मसाला वसाला दाल वाल। अब उसमें तो भाई उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब ये अपने पास से मतलब चीज़ें खाली होती जाती और ये लाती जाती, और भाई से पैसा ले लिया उधर, इनके पापा से इन्होंने पैसे मंगवा लिए। मतलब बस पैसा अपने पास से लगा रहे थे उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम कोई बिजनेस खास जमा नहीं था, जमा ही नहीं वो बिजनेस। मतलब ये हो गया, हम उस टाइम में इतनी अंधविश्वासी हो गई थी ना कि मतलब उस टाइम पे मैं इतना सब कुछ झेल चुकी थी ना कि ना मैं भगवान मानती थी और ना मैं कुछ ये जो होते ना टोटके, किसी भी चीज़ में कोई बिलीव नहीं करती थी। पर जब मेरा दुकान नहीं चल रहा था, बिजनेस नहीं चल रहा था ना, मैं इतनी अंधविश्वासी हो गई थी कि मुझे जो इंसान जो कहता था ना कि तुम नींबू वारो, नींबू मिर्ची टांगो या कुछ मतलब तरह तरह के टोटके बताते थे। सब कुछ जितने टोटके बताए थे ना मुझे, मैंने A to Z मतलब उस टाइम पे किया था। पूरी जी जान लगा दी थी। मतलब ऐसे ही मैं पूरी हो गई थी, अंधविश्वासी पूरी हो गई थी कि मैं ये चीज़ करूँगी ना। तो मतलब मेरे पापा एक बार दुकान पे आए थे, मैं बताऊँ आपको। जब ये तो गई हुई थी सामान लेने और दुकान का सामान लेने, तो मेरे पापा आए थे उधर ही। तो मेरे पापा मुझे देख लिए थे कि ये दुकान पे है, तो मैं भी अपने पापा को देख ली। तो मैं छुप गई क्योंकि मैं सामना नहीं कर पा रही थी उनका, तो मैं छुप गई थी। तो मेरे पापा ना थोड़ा मतलब वहाँ से चले गए थोड़ी देर के लिए। तो फिर जब मेरे को लगा मेरे पापा नहीं है, तो मैं फिर काउंटर से ना बाहर आई थी, काउंटर के पीछे छुप गई थी। तो मेरे पापा आए ना, कह रहे कि बेटा तू हम लोगों को दुख दे करके ना तू यहाँ पे इनके साथ में है, और ना मैं देखता हूँ कि तुम ये दुकान कब तक चलाते हो, कब तक तुम दोनों साथ में रहते हो। अभी ना तुम दोनों का नया जोश है, साथ छोड़ दोगे और ये दुकान कुछ नहीं तुम्हारा चलेगा। मेरे पापा ऐसे बोले थे उस टाइम पे। तो मुझे ये बात हो गया था कि हाँ मेरे पापा कह रहे हैं ना, मुझे अपने पापा को करके दिखाना है। दुकान को ना जैसे हो सके मतलब वैसे इसको जमाना है, पूरी कोशिश करना, पूजा पाठ करना होगा, मैं वो करूँगी। जो टोटके बताए थे मैं वो सब कर रही